हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है BCOC 134 एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन, जो कि जून 2022 में हुआ था। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ आपकी प्रेफरेंस के लिए, जून 2022। अब हम इसमें, जिसका फुल फॉर्म था बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक, इस वीडियो में हम आपको, जो जनरली क्या होता है ना, ये पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो इसका सॉल्यूशन हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो ये वीडियो हम इसके सॉल्यूशन के लिए बना रहे हैं, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पेपर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। जैसे कि इस पेपर में पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था पार्ट ए में, क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब जो क्वेश्चन था वो ये था, अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड बाय मिस्टर एक्स विच कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2 इज 10,816। ये जो अमाउंट है ये एंड ऑफ ईयर 2 पे है, और इसमें पूछा हमसे क्या गया था, और तीसरे ईयर की वैल्यू भी दे रखी है। जो थर्ड ईयर था उसमें इसकी जो वैल्यू थी वो थी 11,248.64। अब इसमें हमसे पूछा क्या गया था, सबसे पहली क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये बताइए कि ईयर स्टार्टिंग में, पहले जब हमने डिपॉजिट किया होगा उसके बाद पहला ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब यहाँ पर हमको ईयर 2 की वैल्यू गिवन है, ईयर 3 की वैल्यू गिवन है। पूछा क्या गया था कि ये जो ईयर 0 पे जो इसकी वैल्यू है, जितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया था उसकी वैल्यू बताओ, और दूसरा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये कंपाउंड हो रहा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें हमें पूछा गया था। अब इसमें दोनों ही चीज़ अवेलेबल नहीं है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, फिर लेट द अमाउंट एट द बिगनिंग और अमाउंट डिपॉजिटेड, हम उसे एक्स मान लेते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पर मान रहे हैं R%, कि हम ये मान रहे हैं कि R% जो है वो हमारा इंटरेस्ट था। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें तो वैल्यू निकालनी होगी, पहले x की वैल्यू फिर r की वैल्यू। लेकिन अब इसमें हमें जब सॉल्यूशन करना होगा तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले हमें इसमें रेट निकालना होगा। जो हमारा इंटरेस्ट का जो रेट है ना, हमें पहले वो निकालना होगा। तो पहले हम इंटरेस्ट का रेट निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, मतलब ये होता है, जैसे अगर हम ईयर 3 पे हैं और इस वैल्यू को अगर हमें ईयर 2 के इक्वल लाना है, तो ये जो वैल्यू है ना, इसको या तो डिवाइड बाय रेट ऑफ परसेंटेज से कर दो, या फिर सेकेंड ईयर के रेट को मल्टीप्लाई कर दो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से। मतलब 10,816 में प्लस अगर हम इंटरेस्ट कर दें तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। 1 ईयर का इंटरेस्ट तो हमने यहाँ यहीं किया है, 10,816 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि अभी हमने R% लिया था, तो 10,816 प्लस हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू थर्ड ईयर की वैल्यू। अब इससे क्या होगा, हमारा R की वैल्यू निकल जाएगी। जो R की हमारी वैल्यू आई वो आई यहाँ पर 4%। तो जब हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% मिल गया, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना होगा हमारा अमाउंट एट द बिगनिंग, और जिसे कह सकते हैं हमने कितने मनी डिपॉजिट किया, मतलब हमने कितना जमा किया। तो उससे उसकी फिर वैल्यू क्या होगी, अगर हम सेकेंड ईयर का हमें लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने अमाउंट अपना जो डिपॉजिट मांगना था वो एक्स माना था, तो एक्स में अगर हम 2 साल का इंटरेस्ट ऐड कर दें तो ये हमारा ये 10,816 आ जाएगा। तो हमने वही किया, हमने एक्स माना हमारा डिपॉजिट अमाउंट को, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट ऐड किया, तो इज इक्वल टू 8। अब ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को फिर हमने क्या किया, उससे हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। जो एक्स की वैल्यू आई वो हमारी आई 10,000। अब ये सही है कि गलत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है या डिपॉजिट अमाउंट 10,000 है कि नहीं है, हम ये भी चेक कर सकते हैं। कैसे, अब हम क्या करेंगे, 10,000 में क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो अब हम 10,000 में क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। तो ईयर 1 पे ऐड किया, वो आया 10,400, और ईयर 2 पे हमने जब 10,400 में 1 साल का इंटरेस्ट और ऐड किया तो हमारा आ गया अमाउंट 10816। दैट इज इक्वल टू द अमाउंट गिवन एट द एंड ऑफ ईयर 2। दैट मीन्स हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पे। सेकंड इससे क्वेश्चन था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, जो कि हम पहले में निकाल चुके हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 4% है। अब आते हैं, अब इसका नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैट्रिक्स से था। अब इसमें क्या था, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, मैट्रिक्स सी दे रखी है। अब इन्होंने इसमें क्या बोला था कि आपको ये प्रूव करना है, ए बी फिर ब्रैकेट में है ये चीज़, और फिर सी, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इक्वल होना चाहिए बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको जब हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब होता है पहले ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब होता है पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर उसको सी से किया जाएगा। और यहाँ पर बी और सी के बाद ब्रैकेट है, तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई किया जाएगा और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब हमने
जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं 1 2 3 जो भी हमने मैट्रिक्स है उसको हमने कॉपी किया है। अब हम फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड बोथ रिजल्ट विल बी द सेम। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड किसको कह रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये जो दिया हुआ है हमें ए बी देन मल्टीप्लाई बाय सी, और राइट हैंड साइड है ए, पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनके सॉल्यूशन को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। हेयर लेफ्ट हैंड साइड रेफर टू ए बी सी, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे ए बी सी। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, जब हम मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होते हैं, इसमें एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे 2/2 है और ये 2/2 है, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये 2/2 की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स 2 इंटू 2। इसका मतलब क्या होता है 2 रो इंटू 2 कॉलम, इधर भी 2 रो इंटू 2 कॉलम। और किसी भी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ इक्वल होनी चाहिए, तभी तो हम इसके जितने कॉलम हैं उसको इसके जो रो है उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का इसमें तरीका क्या होता है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई ए इंटू बी। अब हम देखेंगे 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमेशा इस लेवल में मल्टीप्लाई होती है। दिस रे इज मल्टीप्लाई बाय दिस रे, मतलब दिस प्लस दिस, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 देन 2 मल्टीप्लाई बाय -3। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे ही इसको इससे 3 इंटू 0 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसका जो रिजल्ट आया वो आया हमारा ये 5 -6 11 -12। इसको अब हम ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, अब इसमें भी हमें चेक करना होगा इसके कॉलम और इसके रोज दोनों सेम होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में -6 मल्टीप्लाई बाय 0, सेम हेयर 5 मल्टीप्लाई बाय -1 इंटू में -6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसका जो सॉल्यूशन आया ये, अब ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले हमें बी सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें उसका जो रिजल्ट आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम हेयर ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 2 कॉलम 2 रो 2 कॉलम, इधर भी 2 रो 2 कॉलम, सेम पैटर्न पे हम इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका जो सोल्यूशन आया वो आया, जो हमने ए बी को सॉल्व किया उसका सोल्यूशन आया 1 -1 2 -5। अब इसको हम इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा RHS भी यही आया 5 -11 11 -23, दैट इज हेयर LHS इज इक्वल टू RHS है कि आप देख सकते हैं -11 -23, यही सोल्यूशन जो है हमारा इसमें आया 5 -11 11 -23। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो गया। अब इसमें सेकंड पार्ट था इसका, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब इसमें एक और चीज़ भी पूछी गई थी, b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अभी सेम पैटर्न पे हम इसे सॉल्व करेंगे, एक साइड को हम LHS लेंगे, दूसरी साइड को हम RHS लेंगे। तो फर्स्ट हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह LHS सॉल्व करेंगे। अब LHS को जब हमने सॉल्व किया तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वो ये होता है, आपकी जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, हमारी जो मैट्रिक्स है ना, अब एडिशन में क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम प्लस सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पर दोनों सेम होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स ये भी 2/2 होनी चाहिए और ये भी 2/2 होनी चाहिए। अगर 3/3 है एडिशन में तो ये भी 3/3 होनी चाहिए, ये भी 3/3 होनी चाहिए, तभी हम इस वैल्यू को इससे ऐड करते हैं और इस वैल्यू को इसमें, इसको इससे, इसको इससे, और जब हमने ऐड किया तो ये आया। अब वही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है, हम ऐड कर देंगे, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, उसी हिसाब से हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय दिस, देन अब इसका सोल्यूशन आ गया 6 -5 14 -11। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, RHS हम सॉल्व करेंगे, दैट इज पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अब ये दोनों सेम है, अब ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। अब हम आपस में इनके सारे कॉलम्स और रोज को ऐड कर देंगे, तो ये भी यही है 6 -5 14 -11, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। अब इसमें आया हमारा इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, जो कि है
अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हेन a इज मल्टीप्लाई बाय i, यहाँ पर i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, बाकी सब 0 0 0 होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, माइनस करो, वो सेम रहती है। तो वही इसमें पूछा गया है, a व्हेन मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड देन i आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a। तो अब हमें यही सॉल्व करना है, पहले a को हम i से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर i को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू a होना चाहिए। अब वही मल्टीप्लिकेशन वाला रूल हमने लगाया, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो देन हैंस प्रूव्ड ये तीनों भी इक्वल है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था पार्ट बी में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था, हमें इसमें दिया हुआ है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन देयर अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। एक तरफ मार्क्स गिवन है और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले इसमें हमें क्या पूछा गया है, मीडियन। अब मीडियन का तरीका क्या होता है, पहले एक तरफ आपने मार्क्स लिख लिए, दूसरी तरफ आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसमें मीडियन में क्या होता है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, जो कि निकलेगी ऐसे। पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही गिवन था। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें 2 5 10 15 20 35 42 47 50 ये लिखा हुआ है। अब हमें इन्हें ऐड करते हुए जाना है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय +5 देन 7 देन मल्टीप्लाई +10 देन 17 +15 32 +20 52 then 52 plus 35 87 47 plus 42 129 then 129 plus 47 176 then 176 plus 50 226। अब हमारी इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई 226। अब इसका एक फॉर्मूला होता है n + 1 अपॉन में 2 then n इज इक्वल टू द लास्ट cumulative frequency that is 226 then 226 plus 1 is equal to 2 that is 113.5 आइटम। और ये हमारी कौन सी फ्रीक्वेंसी में फॉल करेगा, ये फॉल करेगा हमारी इस फ्रीक्वेंसी में, दैट इज हेयर 20 इज द मीडियन। देन सेकंड इसमें क्या पूछा गया था, मॉड। अब मॉड निकालने के लिए क्या तरीका होता है, पहले हमें ग्रुपिंग टेबल बनानी होती है, उसके बाद हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं। तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनती है, पहले हमें सेम ऐसे ही करना होता है, इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, लाइक 2 5 10 ये हमने लिख लिया। अब इसका एक क्या होता है, सेकंड कॉलम में क्या करते हैं, हम हर 2 फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं और जो एक इवन बचती है आखिरी में उसे छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, देन अगले से हम स्टार्ट करते हैं 2 का पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। अब इसमें से भी हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अब इसमें क्या करना होता है, कॉलम 4 में भी हमें यही करना होता है, फिर हम 2 के लिए 3 का पेयर बनाते हैं, 3 3 3। उसके बाद हम फर्स्ट कॉलम छोड़ देते हैं, देन अगेन 3 और 3 का कॉलम बनाते हैं, लास्ट में अगर 1 या 2 बचते हैं तो उसे हम छोड़ देते हैं। फिर हम छठे कॉलम में आते हैं, उसके बाद हमें क्या होता है, पहली 2 फ्रीक्वेंसी छोड़नी होती है, जैसे यहाँ पे 1 छोड़ा है, उसके बाद हम 2 छोड़ेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये 3 और 3 का कॉलम बनाते हैं। अब सारे कॉलम्स में हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, और जब हम हाईलाइट कर लेते हैं उसके बाद हम आते हैं अपने एनालिसिस टेबल पर। और हमारी एनालिसिस टेबल क्या कहती है, एनालिसिस टेबल में हम सारी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी नहीं, हमारे जो क्लास इंटरवल होते हैं, जैसे कि हमारे जितने मार्क्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, नंबर ऑफ मार्क्स हम इसमें यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद हर कॉलम में जो भी फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो किसके एडिशन से आई है, हम वहाँ पे 1 लिखते हैं। जैसे पहले हमारा 50 था तो वो 30 पे था, फिर सेकंड हमारा जो हुआ वो इन दोनों के एडिशन से हाईएस्ट था, थर्ड वाला इन दोनों के एडिशन से हाईएस्ट था, फोर्थ वाला इन तीनों के एडिशन से हाईएस्ट था। अब इन सब का हमें टोटल करना होता है। हेयर वी नीड टू फाइंड मॉड बाय। अब इसमें क्या हुआ, अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पर जब हमने सबका ऐड किया, इसका मतलब ये था कि जैसे अगर हम किसी की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, फर्स्ट वाले में जैसे हमें याद हो 50 हाईएस्ट थी तो वो 30 पे थी, तो इसलिए हम 1 लिखेंगे। जब हमने सबका ऐड किया तो पता लगा कि ये 2 तो इक्वल आ गए, दैट मीन्स इस मेथड से अब हमारा मॉड नहीं निकलेगा, तो अब हमें दूसरा मेथड अपनाना होगा, जो कि होगा, एक और फॉर्मूला होता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब हमें इसके लिए मीडियन हमने ऑलरेडी पहले वाले इन्होंने मांगा था तो हमने निकाला था, अब हमें मीन और निकालना पड़ेगा। मीन निकालना बहुत इजी है, जैसे कि हमने जितने मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनका जब हम समेशन करेंगे, समेशन मतलब सम, जब हम इनका सम कर देंगे तो उस सम को डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट के सम से हमें डिवाइड करना होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट का सम यहाँ पर हम डिनोट करेंगे n से, और मीन का फॉर्मूला होता है
मीन इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20.13 मार्क्स। अब हमारे पास मीन भी आ गया, मीडियन हमारे पास ऑलरेडी था, तो अब हम मॉड निकाल लेंगे। मॉड इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय मीन माइनस में 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय मीन। मॉड इज इक्वल टू 3 यहाँ पर इंटू 20 माइनस में 2 इंटू 20.13 60 माइनस 40.26। अब हम इसे, ये हमारा मॉड निकल जाएगा, इसका मतलब मॉड है हमारा 19.74, मीडियन है हमारा 20। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। दो तरीके से निकालना था, एक डायरेक्ट मेथड से और एक शॉर्टकट मेथड से। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हमें क्या होता है, हमें यहाँ पर गिवन था सीरियल नंबर ऑफ वर्कर्स, दूसरा नंबर ऑफ वेजेस। अब इसमें हमें क्या करना था, डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, एक्चुअल मीन जो होता है उससे हमें निकालना होता है, और शॉर्टकट मेथड में हमें मीन जो है वो एज्यूम करना होता है। तो अब हमने यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से निकाला, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन जब हमने निकाला तो नंबर ऑफ वेजेस से ऐड करेंगे, जितने भी हमारे वेजेस थे उसको सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर आ गया, इसका सम था 330 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 33। अब हम यहाँ पर 33 को जो है वो हम अपना एक्चुअल मीन मानेंगे। अब इस मीन को फॉर्मूला क्या होगा, एक्स मतलब वेजेस माइनस में मीन। अब ये कुछ इसमें वैल्यू जो है वो माइनस में आएंगी, लाइक 20 माइनस में 33 इज इक्वल टू -13, और ऐसे ही यहाँ पर 48 माइनस 33 इज इक्वल टू 15। अब इनका क्या करना होगा, हमें इसी चीज़ का हमें स्क्वायर करना होगा, और फिर स्क्वायर का हमें एडिशन करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एडिशन ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन में एन, और डी क्या है, ये एक्स माइनस एक्स बार, इसे हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, समेशन ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन एन डिवाइड अंडर रूट, इनका अंडर रूट जो कि हमने ये किया 762 डिवाइड बाई 10 अंडर रूट, और ये आया 8.73। अब यहाँ पर 8.73 आ गया हमारा मीन, ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड। अब एक और तरीके से सॉल्व करना है, जो कि है शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, जो मीन होता है वो हमें एज्यूम करना होता है। तो यहाँ पर जब हम एज्यूम मीन लेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में 32, अब यहाँ का जो फॉर्मूला है वो दोनों मेथड में फॉर्मूला डिफर करता है। यहाँ पर मेथड क्या है, अंडर रूट, वहाँ पर समेशन ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन एन, माइनस में समेशन ऑफ डी अपॉन एन और इनका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वही हमें डी निकालना होगा, लेकिन इस बार जो हमारा मीन है वो 32 है, और इसी का फिर हमें स्क्वायर करना होगा, इसका समेशन करना होगा। अब यहाँ पर समेशन ऑफ डी क्या आया, अब -12 प्लस में 13, तो ये तो 1 हुआ ना, तो इस वजह से इसका जो समेशन ऑफ डी है, मतलब सम ऑफ डी, समेशन मतलब सम ऑफ डी इक्वल टू 10, तो 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर 10, तो क्या आया 1, और यहाँ पर समेशन ऑफ डी का स्क्वायर अपॉन एन मतलब 772 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया हमारा 77.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 76.2 का अंडर रूट, दैट इज 8.73। दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सेम है, पर मेथड अलग अलग है। अब इसी सॉल्यूशन का अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो वो हमारे जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर आपको ऐसे ही किसी और एग्ज़ाम का सॉल्यूशन चाहिए या कोई असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।